पिछले 15 दिनों से पूरी दुनिया देख रही है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह का क्या हाल कर रखा है। एक के बाद एक ड्रोन हमलों से हिजबुल्लाह तबाह हो गया। आज हालत यह है कि हिजबुल्लाह युद्ध रोकने की रिक्वेस्ट करने पर आ गया। इससे पहले भी इजराइल ने हमास को तबाह करने के लिए ड्रोन हमलों का इस्तेमाल किया था। पूरी दुनिया ने ड्रोन हमलों को इतना प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। यही वजह है कि भारत में भी इस तरह के घातक हथियार मंगवाए जा रहे हैं और इसके लिए पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ 40,000 करोड़ रुपए के हथियारों की डील फाइनल कर दी। अब भारत की सेना के पास भी रिमोट से उड़ने वाले सबसे खतरनाक प्रेडेटर ड्रोन आने वाले हैं, जो दुश्मन पर ऐसे ऐसे बॉम्ब और मिसाइल गिराएंगे कि पूरा इलाका धुआं धुआं होगा। सरल शब्दों में कहूं तो अब पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करने के लिए फाइटर जेट वाला काम ये ड्रोन ही कर देगा। इसके अलावा चीन जैसे देशों को समंदर में ही सेट करने के लिए भी भारत ने एक और घातक हथियार की डील फाइनल कर दी। यानी अगर आप देखें कि नरेंद्र मोदी भारत की सैन्य ताकत को लगातार मजबूत कर रहे हैं। वैसे तो यह बात सभी जानते हैं कि भारत की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी अलग टाइप के प्रधानमंत्री हैं। दुश्मन पर हमला करने की बात हो या एडवांस हथियारों की डील, वो हर काम फटाफट करते हैं। पीएम मोदी के इस अंदाज को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मानते हैं, जानते हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी के फैन हैं। उन्होंने पीएम मोदी के लिए क्या कहा है वो भी आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले घातक हथियारों वाली इस डील को समझें। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने को मंजूरी दे दी। यह डील करीब 40,000 करोड़ रुपए में हुई है। प्रेडेटर ड्रोन दुनिया के सबसे एडवांस तकनीक वाले ड्रोन में से एक है। यह हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी हेल की कैटेगरी में आता है और 40 घंटे से ज्यादा उड़ान भर सकता है। मतलब उड़ रहा है तो उड़ ही रहा है 40 घंटे। इसके अलावा यह ड्रोन 50,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई तक उड़ सकता है। यह 450 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1850 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है। सबसे खास बात यह है कि यह ड्रोन अपने साथ 2000 किलो से ज्यादा के हथियार ले जा सकता है। इस ड्रोन से लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल जैसे हथियारों से हमला किया जा सकता है। इसके अलावा प्रेडेटर ड्रोन में दुश्मन के ठिकानों की निगरानी करने के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। यानी इसमें फाइटर जेट में लगने वाले कैमरे भी हैं जो दुश्मन की सटीक लोकेशन बताने में काम करते हैं। अब आप यह भी देखिए कि इस घातक हथियार से किस तरह अमेरिका ने अपने दुश्मनों को ऊपर पहुंचाया। इस ड्रोन का निशाना इतना सटीक है कि दुश्मन की मौत पक्की मानी जाती है। अमेरिका ने जनवरी 2020 में इसी ड्रोन से ईरान में खामनेई के सबसे खास जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। कासिम सुलेमानी अपनी कार में बैठकर जा रहा था, तभी इस ड्रोन से आई मिसाइल ने पूरी कार को उड़ा दिया था। इसी तरह 2022 में अमेरिका ने अल-कायदा के चीफ अल जवाहिरी को भी इसी ड्रोन से उड़ाया था। अल जवाहिरी उस समय अफगानिस्तान के काबुल में एक मकान में छुपा हुआ था। इस ड्रोन से निशाना लगाकर पूरे मकान को उड़ा दिया जिसमें अल जवाहिरी मारा गया था। इस ड्रोन के सटीक निशाने की चर्चा पूरी दुनिया में होती है और यही वजह है कि भारत ने 31 प्रेडेटर ड्रोन की डील की। इसमें से नेवी को 15 ड्रोन यूनिट मिलेंगी, जबकि आर्मी और एयरफोर्स को 8-8 यूनिट दी जाएंगी। पीएम मोदी ने आसमान से देश की सुरक्षा का पक्का इंतजाम तो किया ही है, इसके साथ ही समंदर की सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी ने सबमरीन की डील भी फाइनल कर दी। अब इंडियन नेवी के लिए 2 न्यूक्लियर सबमरीन बनाई जाएंगी। सबसे खास बात यह है कि इन सबमरीन को विशाखापत्तनम की शिप बिल्डिंग सेंटर में ही बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में करीब 40,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हालांकि भारत के पास अभी 3 न्यूक्लियर सबमरीन हैं, लेकिन आने वाले समय में पीएम मोदी समंदर की इस ताकत को और बढ़ाना चाहते हैं। यानी फ्यूचर का सोच के नरेंद्र मोदी ये सब कर रहे हैं। पीएम मोदी की ताकतवर इमेज से जुड़ा एक किस्सा कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी सुनाया था। भारत की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी किस तरह काम करते हैं, इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के बारे में क्या बताया, सुनिए। Good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. Then I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Yeah. You can probably guess the country. Yeah. Can't fathom what You know the country. yeah. But I said, whoa, what happened there? यानी डोनाल्ड ट्रंप भी मानते हैं कि पीएम मोदी अपने हिसाब से दुश्मन को ठीक करने की हिम्मत रखते हैं।
ये नया भारत है जिसे अमेरिका की मदद की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी ताल ठोक कर कहते हैं मैं देख लूंगा, रहने दो। वैसे दुश्मनों को सबक सिखाने का तरीका इजराइल से भी सीखा जा सकता है। पिछले 15 दिनों में इजराइल ने हिजबुल्लाह का क्या हाल किया है उसकी एक तस्वीर देखी। ये हिजबुल्लाह के वो बचे हुए मेंबर हैं जो पेजर अटैक में जिंदा तो बच गए लेकिन बुरी तरह घायल हो गए। इनमें से ज्यादातर लोगों ने अपने हाथ खो दिए, किसी की उंगलियां चली गई, किसी की आंख खराब हो गई, किसी का पैर नहीं बचा। ये लोग इतने डरे हुए हैं कि लेबनान छोड़कर ईरान पहुंच गए। कुछ दिन पहले ये लोग ईरान के एक शहर मशहद में एक मस्जिद में पहुंचे थे। ये लोग यहां दुआ मांग रहे थे। इन्हें देखकर सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि इजराइल से टकराने का यही अंजाम होता है कि इंसान किसी काम का नहीं रहता। इस तस्वीर को देखकर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि कुछ लोग शराफत की नहीं डंडे की भाषा समझते हैं। आज स्थिति यह है कि हिजबुल्लाह अब युद्ध की बजाय शांति की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हिजबुल्लाह की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो इजराइल से सीज फायर चाहता है कि भैया थोड़े दिन रुक जाओ, अब नहीं हो रहा। इसके लिए अरब देश बैकडोर से अमेरिका से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि इजराइल लेबनान और हिजबुल्लाह पर हमले रोके। इजराइल ने जिस तरह लेबनान में तबाही मचाई है, हिजबुल्लाह के सारे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को निपटा दिया, इसके बाद हिजबुल्लाह के सारे बड़े कमांडरों को मार दिया। इससे हिजबुल्लाह की युद्ध की सारी लाइन लेंथ बिगड़ गई। अब उसे यह बात समझ में आ रही है कि अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो हिजबुल्लाह का नामो निशान पूरी तरह मिट जाएगा। यानी जो हिजबुल्लाह बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था कि इजराइल को नहीं छोड़ेंगे, वो हाथ जोड़ रहा कि छोड़ दो भाई, छोड़ दो। खबर तो यह है कि हिजबुल्लाह सीज फायर को लेकर गाजा की शर्त भी छोड़ने को तैयार है, लेकिन इजराइल लेबनान पर हमला रोकने के बिल्कुल मूड में नहीं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने लेबनान को एक नई धमकी दी। इजराइल हमास की तरह हिजबुल्लाह की सफाई करना चाहता है। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हिजबुल्लाह की सीज फायर वाली कोशिश के बारे में बताता हूं। अमेरिका और अरब देशों ने मिडिल ईस्ट में सीज फायर के लिए ईरान के साथ बातचीत शुरू की। हालांकि इजराइल को फिलहाल इस बातचीत में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा इजराइल ने सीज फायर पर अब तक अपना रुख भी साफ नहीं किया है। अमेरिका की न्यूज एजेंसी एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई। इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को ईरान से सीज फायर वाली सीक्रेट बातचीत के बारे में पता है। इजराइल की सेना ने कहा है कि इजराइल फिलहाल मजबूत स्थिति में है और सीज फायर हमारी शर्तों पर होगा। इसके अलावा इन शर्तों में लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट करने की बात शामिल करनी हो। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने भी इजराइल से युद्ध रोकने के लिए सीज फायर की अपील की है। आखिर हिजबुल्लाह ने इजराइल के सामने अपने घुटने क्यों टेक दिए, जबकि हमास पिछले 1 साल से इजराइल से टक्कर ले रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह की 15 दिन में ही हालत कैसे खराब हो गई। इस बात को समझने के लिए आपको हिजबुल्लाह की नए डिप्टी चीफ नईम कासिम का एक वीडियो दिखाता हूं, जिसमें यह पसीना पोंछते हुए दिखाई दे रहा है। आप देखिए, भाई को पसीना निकल रहा है। सीज फायर की खबर के बाद अब यह वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। दरअसल 27 सितंबर को नसरुल्लाह की मौत के बाद अगले दिन 28 सितंबर को नए हिजबुल्लाह चीफ खलील यासिन को भी इजराइल ने मार गिराया था। इसके बाद नए चीफ के तौर पर नईम कासिम का नाम सामने आया, लेकिन नईम ने चीफ की कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया और इसके बारे में एक वीडियो मैसेज जारी की। इस दौरान नईम के पसीने छूट रहे क्योंकि इसे भी नसरुल्लाह की तरह अपनी मौत सामने दिखाई दे रही। यह है इजराइल का आतंक, जो उसने आतंकियों में भरा है, आम लोगों में नहीं। आज स्थिति यह है कि नईम कासिम इजराइल से सीज फायर की अपील कर रहा है। कासिम ने यह बात अपने 30 मिनट के वीडियो मैसेज के जरिए कही। नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह सीज फायर के लिए लेबनान संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी की कोशिशों का समर्थन करता है। एक बार सीज फायर हो जाए तो फिर बाकी चीजों पर चर्चा की जाएगी। यह वही नईम कासिम है जो कुछ दिन पहले तक इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दे रहा था। भाई, इसी कासिम ने कहा था कि हम हार नहीं मानेंगे, युद्ध जारी रखेंगे, अपना बलिदान देंगे। तब तो बलिदान दे रहा था, अब कह रहा है कि भाई सीज फायर कर लो। इसने यह भी कहा था कि आप इजराइल में दुश्मन की चीखें सुनेंगे। यदि इजराइल युद्ध जारी रखता है तो इसका नतीजा भी मैदान पर ही तय किया जाएगा। हम मैदान पर होंगे और समाधान की भीख नहीं मांगेंगे। मतलब लंबा लंबा फेंक दिया भाई ने। अब जब पेजर फटा, वॉकी टॉकी फटा, तो इनकी हो गई हालत खराब। अब ऐसा लेकिन क्या हुआ कि इसके सुर इतने बदले हैं और सीज फायर की भीख मांगने की जरूरत पड़ रही है, यह आपको समझ में आ रहा है। हिजबुल्लाह के सुर बदलने के पीछे 2 बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला तो नेतन्याहू की वो धमकी जिसमें उन्होंने हिजबुल्लाह को हमास की तरह सबक सिखाने की बात कही, और दूसरी वजह यह है कि इजराइल की सेना पानी के रास्ते हिजबुल्लाह पर हमला करने की तैयारी कर रही है।
अब तक इजराइल हवाई और ड्रोन हमलों से हिजबुल्लाह को तबाह कर रहा था, लेकिन अब पानी के रास्ते भी हमला करने की तैयारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनानी लोगों को चेतावनी दी, जिसमें यह कहा कि इजरायली सेना अब हिजबुल्लाह पर हमले और तेज करने जा रही, इसलिए इन हमलों से लेबनान का अंजाम गाजा जैसा हो सकता है। नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों से यह भी कहा कि आप सब लोग हिजबुल्लाह की जंग छेड़ देने की वजह से बिना वजह के पीड़ित हैं। आपके पास लेबनान को बचाने का मौका है, वरना यह इलाका लंबे समय तक जंग के मैदान में बदल जाएगा। पिछले 15 दिनों में इजराइल ने किस तरह लेबनान में तबाही मचाई, इसके कुछ आंकड़े भी देखिए। इजरायली लेबनान में हिजबुल्लाह 800 से ज्यादा आतंकियों को मार चुका है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के 6000 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर चुका है। 27 सितंबर को बेरूत में हमला करके नसरल्लाह की मौत के साथ हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। इसके अलावा इजराइल ने चुन चुन कर हिजबुल्लाह के सभी 10 कमांडरों को निपटा दिया। लेबनान के मुताबिक इस हमले में अब तक 1400 से ज्यादा नागरिक मारे गए, जबकि 12 लाख लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर। लेबनान के शहरों को फिर से रहने लायक बनाने में कई सालों का समय लग जाएगा। इस युद्ध के शुरू होने के बाद लेबनान का पर्यटन और रेस्टोरेंट सेक्टर का जो बिजनेस है वो 80% से ज्यादा घट गया है। लेबनान की अर्थव्यवस्था में 20% हिस्सा इन्हीं सेक्टर से आता है। तो आप सोचिए लेबनान की हालत क्या हो रखी है और वहां के लोगों की हालत क्या हो रखी है।